मीनू पेट्रियट्स फोरम के खरीब खरीब प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड का शीर्षक है पाकिस्तान के छोटे परमाणु बम विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे आज के वार्ताकार हैं श्री राजीव उपाध्याय, जो रेलवे से जनरल मैनेजर के पद से 10 साल पहले रिटायर हुए थे और तब से पेट्रियट्स फोरम से जुड़े हुए हैं। तो उपाध्याय जी, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। तो हमारा पहला प्रश्न आज के प्रोग्राम के औचित्य के बारे में है। कृपया यह बताएं। जब अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत, इज़राइल, पाकिस्तान व उत्तर कोरिया समेत 9 देशों के पास अनेकों बड़े बड़े परमाणु बम हैं, तो आपको सिर्फ पाकिस्तान के छोटे बमों से इतना खतरा क्यों लगता है? धन्यवाद मीनू जी, आप तो पहले ही प्रश्न विषय की गहराई पे पहुंच गई। खैर, मैं आपको उत्तर देता हूँ। अभी आपने फोटो देखा ना, एक बोइंग 747 लैंड कर रहा था। ये बताइए, आप तो बहुत हवाई जहाज में ट्रेवल कर चुकी हैं। जब हवाई जहाज लैंड करता है तो आप क्या करती हैं? खिड़की के बाहर देखती हैं, ज़मीन पास आती है, छोटी छोटी कारें बड़ी होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। कभी आपको डर लगा है उतरते समय? नहीं। क्यों? इसलिए कि हवाई जहाज बोइंग का है, वो तो हज़ारों हवाई जहाज बना चुकी है। ड्राइवर बड़ी ट्रेंड एयरलाइन का पायलट होता है, प्राय जो प्लेन चलाता है, उड़ाता है, इसलिए आपको विश्वास है कि वो ठीक उतार लेगा। तो आप सीनरी एंजॉय कर रहे हैं, आपको कोई डर नहीं लग रहा। पर अभी आपने दूसरा चित्र देखा जिसमें एक छोटा बच्चा ट्रक चला रहा था। अगर वो बच्चा ट्रक लेके सड़क पे आ जाए तब क्या होगा? सब डर के मारे सड़क छोड़ देंगे। यही समस्या पाकिस्तान की है। पाकिस्तान वो बच्चा है जिसके हाथ में न्यूक्लियर बम के ट्रक की चाबी आ गई है और वो लेके सड़क पे निकल पड़ा और दुनिया डरी पड़ी है। इसलिए सब पाकिस्तान के बम से डरते हैं कि वो बिल्कुल अनाड़ी बच्चा है। मुझे आपकी बात अभी भी समझ में नहीं आई। भारत व पाकिस्तान व उनकी सेना 70 साल पहले तक तो एक ही थे, तो अब पाकिस्तानी सेना अनाड़ी और अक्षम क्यों हो गई? आप ठीक ही कह रही हैं। देखिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे, उसके पहले एक दिन पहले तक। तो उनमें इतना अंतर क्यों हो जाएगा? और फिर नेहरू जी और जिन्ना साहब दोनों इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, दोनों सेकुलर थे, दोनों लिबरल थे। पर दुर्भाग्यवश जिन्ना साहब की तो 1 साल में मौत हो गई। उसके बाद लियाकत अली खान आए, वो भी व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड में पढ़े हुए सेकुलर नेता थे। पर लियाकत अली खान के बाद जब अयूब खान आए, जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, तो उसके बाद से पाकिस्तानी सेना को मार्शल लॉ का चस्का लग गया और उस चस्के के चलते जनता के समर्थन थोड़ा बहुत तो चाहिए, तो पाकिस्तानी सेना मुल्लाओं के पास पहुंच गई, जिसको वहाँ पे मुल्ला मिलिट्री अलायंस बोला जाता है। और तब से पाकिस्तानी सेना और मुल्ला मिलके जो चलाते रहते हैं देश को। और ज़ियाउल हक के ज़माने में तो निज़ाम मुस्तफ़ा कानून जब लगा तो एक हद ही हो गई, मतलब उसकी तो खैर बात बाद में करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान के जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनको छोटे बम, पाव किलो बम, सब किलो बम बोलते हैं वो लोग, वो तो सिविलियन कंट्रोल में भी नहीं है, वो तो सिर्फ आर्मी के कंट्रोल में, और वो तो फील्ड कमांडर उनका जो है वो चला सकता है। इसलिए वो कहना कि पाकिस्तान की और भारत की सेना एक जैसी थी, वो अब बात सच नहीं है। और पाकिस्तान का नो फर्स्ट यूज में विश्वास नहीं है। विश्व में पाकिस्तान समेत सब देश नो फर्स्ट यूज मानते हैं कि भाई हम परमाणु बम पहले नहीं चलाएंगे, पर हम पे हमला हुआ तो हम जरूर चलाएंगे। तो ये पाकिस्तान तो विश्व में ये मानता ही नहीं कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को। तो इसलिए लोग पाकिस्तान के बम से ज़्यादा डरते हैं। उनकी सेना अब हमारी सेना की जैसी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि किन परिस्थितियों में पाकिस्तानी सेना इन छोटे परमाणु बमों का दुरुपयोग कर सकती है? देखिए, पाकिस्तानी सेना ने 1965 के बाद से कोई खुली लड़ाई नहीं की है।
1971 की लड़ाई तो थोपी गई थी उनके ऊपर। कारगिल की लड़ाई जो थी उनको उन्होंने मुजाहिदीन की धोखा कहते रहे, और उसके बाद से तो फिर जो उन्होंने किया वो जिया साहब के ज़माने में पहले खलिस्तान किया, फिर कश्मीर में वो घुसपैठिए भेजने शुरू कर दिए, फिर वो मुंबई कांड हो गया, फिर पार्लियामेंट अटैक हो गया। तो पाकिस्तानी सेना तो अब प्रॉक्सी वार करती रहती है। और फिर मुश्किल जो आप कह रहे हैं उसका उत्तर ये है कि भविष्य में कोई पाकिस्तान का पगला ISI चीफ फिर एक मुंबई करा देगा। तो मुंबई अगर करा दिया, युद्ध शुरू तो पाकिस्तानी सेना कर देगी और फिर पिटेगी, और जब हारेगी तो वो हार सह नहीं पाएगी। डर जो हमको लग रहा है कि जब बुरी तरह से पाकिस्तानी सेना हार रही होगी, कोई ना कोई ऐसी घटना करा के, तब कोई सिरा सेनाध्यक्ष सोचेगा कि ये छोटे बमों को प्रॉक्सी वार के लिए दे दिया जाए, जिससे कि जाके कोई बम्बई में फोड़ा है या कहीं फोड़ा है। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि ये सोच के देखिए, अगर मुंबई हमले के लोगों के अजमल कसाब के पास ऑटोमेटिक राइफल के बजाय वो छोटे न्यूक्लियर बम होते, या 9/11 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था हवाई जहाज वाला, उसमें छोटे न्यूक्लियर बम होते, तो कितना भयावह होता। और ये छोटे छोटे जो बम होते हैं, इनकी तस्करी बहुत आसान होती है। ऊँट पे रख के ले जाइए, नहीं तो नाव में चप्पू चला के ले जाइए, थोड़ी दूर पहले 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले नाव में लोड करिए और फिर चप्पू चला के ले जाइए। तो ये जो तस्करी इनकी आसान होती है, इसके चलते ये जो बम होते हैं विश्व शांति के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा होते हैं। परंतु भारत की तरह पाकिस्तान में परमाणु बम सेना प्रमुख या प्रधानमंत्री की संयुक्त स्वीकृति के बिना नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री तो देश का जिम्मेवार जनप्रतिनिधि होता है, तो फिर दुरुपयोग का इतना डर क्यों है? देखिए, ये जो गलतफहमी है ये बहुत लोगों को है। इस बात को मानिए कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी है। देखिए, लियाकत अली खान प्रधानमंत्री थे, भुट्टो जुल्फिकार भुट्टो थे, मोहसिन बेनज़ीर थी, उन तीनों को तो सेना ने मरवा दिया। और प्रधानमंत्रियों की सुनिए, नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया, जरदारी को जेल में डाल दिया, शाहिद खक्कान अब्बासी को जेल में डाल दिया। बेनज़ीर भुट्टो का तो ये हाल था कि उनको कहुटा में घुसने ही नहीं दिया एटॉमिक प्लांट के अंदर, क्योंकि उनको सिक्योरिटी रिस्क डिक्लेयर कर, प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी रिस्क डिक्लेयर कर दिया, जिसके ऊपर आप कहते हैं न्यूक्लियर कंट्रोल रहता है। और एक और प्रधानमंत्री गिलानी साहब थे, उनको कोर्ट ने कह दिया कि तुम प्रधानमंत्री नहीं हो। अरे, पार्लियामेंट में कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन होता समझ आता है, सुप्रीम कोर्ट में कभी ऐसा कहा जाता है, पर कर दिया। तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, और हो भी छोटे बमों पर तो वैसे भी उसका कंट्रोल नहीं है। छोटे बमों पर तो सिविलियन कंट्रोल है ही नहीं, वो तो लोकल कमांडर चला सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री या सिविलियन कंट्रोल छोटे बमों से भारत को नहीं बचा सकता, किसको विश्व को नहीं बचा सकता। अगर यह मान भी लें कि छोटे बमों पर सेना पूरी तरह से काबिज है, परंतु क्या अब तक का इतिहास यह नहीं बताता है क्या कि पाकिस्तानी सेना परमाणु बमों की रक्षा बहुत जिम्मेदारी से कर रही है? जो आप कह रही हैं, देखिए, ये एक आंशिक सत्य है, थोड़ा आधा सत्य जिसको बोला जाता है, थोड़ा सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ। ये बात सच है कि पाकिस्तान की सेना ने अभी तक ये परमाणु बम सीधे किसी को नहीं भेजे, ये बात आपने जो कहा ठीक है। परंतु उनके जो वैज्ञानिक थे AQ खान, वो तो परमाणु टेक्नोलॉजी का सुपरमार्केट चला रहे थे। लीबिया को, इराक को, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, सीरिया को, सबको पाकिस्तान ने परमाणु टेक्नोलॉजी भेजी है। और जो उनके कमांडर थे जनरल असलम बेग, वो तो इसके खुले समर्थक थे। वो तो कहते थे कि लीबिया $2 बिलियन या $1 बिलियन देने को तैयार है। तो अब जब उनकी तकलीफ, परिस्थिति बहुत खराब है आर्थिक, तो किसी ना किसी दिन कोई छोटे बम की तकनीक को ऊंची पैसे पे बेच देगा, ऊंची कीमत पे। इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा है। चलिए, अगर यह मान लें कि पाकिस्तान ने इस्लामिक राष्ट्रों की सरकारों को परमाणु बमों की तकनीक बेची है, फिर भी मुझे अब तक यह नहीं समझ में आ रहा है कि अब तक पाकिस्तान ने परमाणु बम आतंकवादियों को नहीं दिए, तो भविष्य में क्यों दे देगा?
देखिए मीनू जी, समझिए, एक ज़माना था जब 1962 में जनरल अय्यूब ने अकेले एक ऑर्डिनेंस से मुस्लिम फैमिली लॉ बदल दिया था और 3 तलाक जैसे कानून हटा दिए थे, मिनिमम मैरिज एक्ट एज बना दी थी, बहुत सारे परिवर्तन उनके पर्सनल लॉज में कर दिए थे, जो कि मुल्ला बहुत अगेंस्ट थे। पर उसके बाद फिर वो जब फातिमा जिन्ना से इलेक्शन लड़ने के दिन आए तो वो भी उन्हीं मुल्लाओं के मदूदी के पास वो भी पहुंच गए। और तब से अब देखें तो धीरे धीरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सेना में, दोनों में बहुत चरित्र परिवर्तन हो रहा है। इस्लामिक उग्रवादी जो हैं, कट्टरपंथी उग्रवादी, वो अब देश में बहुत हावी हो गए। उसका मेन कारण है कि पहले तो सेना उनका खाली प्रॉक्सी वार में उपयोग करती थी, पर अब सेना को लग गया चस्का, वो मार्शल लॉ तो लगाना नहीं चाहती, तो राजनीतिक नेताओं को दबाने के लिए इन कट्टरपंथी उग्रवादियों को यूज करती है। अब जैसे नवाज शरीफ साहब को 153 सीट्स की मेजॉरिटी शायद मिल गई थी और वो कादरी को लाके उनकी पूंछ पे बम जैसे जला दे, कोई दिवाली के कुत्ते की पूंछ पे लगा देते हैं, तो ऐसे वो कादरी को उनके ऊपर छोड़ दिया। तो ये सेना जो है वो ये उग्रवादियों को उपयोग में लाती है, फिर उनके बदले में सुरक्षा देती है, पैसा देती है, सब मिली भगत है। ये बात आप जो कह रही है सच है कि आबादी का मात्र 10% ही उनके साथ है। 90% पाकिस्तानी हमारे जैसा साधारण आदमी है, सवेरे उठता है, उसको बच्चे को पालने हैं, परिवार को पालना है, नौकरी पर जाना है, उसके पास फुर्सत नहीं है ये सब धंधे करने की। तो वो 10% जो कट्टरपंथी हैं, वो भी तो आप 22 करोड़ की जनता 22 लाख होते हैं, 22 लाख लोग कम थोड़ी होते हैं। तो 1962 का जो पाकिस्तान में नाम बदल रहा है, पहले आपको पता है कि पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं था, 1956 में हटा दिया था, पर उसके बाद उसको फिर 62 में इस्लामिक रिपब्लिक करवा दिया, नाम बदलवा दिया। फिर दूसरा जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित करवा दिया। बेचारे सदियों से रह रहे थे पाकिस्तान में, खूब आगे बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के लिए उन्होंने बनाने के लिए हिस्सा लिया था, पर बस उनको घर कर। और फिर जिया-उल हक के हुदूद कानून, निज़ाम मुस्तफ़ा और जीना, इसने तो पाकिस्तान को 200 साल पीछे धकेल दिया। औरतों का तो जीना ही हराम हो गया। आपने वो फोटो देखी, वो जो औरत थी उसको पत्थर मार के मार दिया, वो कोड़े मार रहे हैं सड़कों पे, औरत को पत्थर मार रहे हैं, हाथ काटने वाली पनिशमेंट। 200 क्या 600 साल पीछे पाकिस्तान को धकेल दिया। पर जिया-उल हक के बाद कुछ सेना ने रोकने का प्रयास किया। मुशर्रफ साहब थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने लाल मस्जिद पे उनसे खूब टक्कर ली, और कयानी साहब थे, उन्होंने स्वात वैली पे ली। ज़रबे अज़्ब पे थी, उन्होंने जनरल राही शरीफ ने टक्कर लेने की कोशिश की और सफल भी हुए। पर बाद में वो सलमान तासीर वहाँ के गवर्नर पंजाब के थे, उनको उनके जो रक्षक था, जो बॉडीगार्ड था मुमताज़ कादरी, उसने मार दिया। और बजाय इसके कि उसको जनता कहती खराब है, उसके समर्थन में पूरी तहरीक लब्बैत की एक मूवमेंट शुरू हो गई। वो तो भगवान बन गया वहाँ पे। जिस आदमी ने अपने ही गवर्नर को मारा, जिसकी वो रक्षा करने के लिए था, वो वहाँ पर। और सैयद हुसैन रिजवी यही उसके नेता थे। और सैयद हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैत वाले जो हैं, अब तो मर गए अभी थोड़े दिन पहले, उन्होंने तो ये कहा कि फ्रांस पे एटम बम छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि एक कार्टून बना था। अरे देखिए, बुरा मत मानिए, आप किसी लड़कों के स्कूल में चले जाइए, टॉयलेट में 1000 कार्टून पर किसी का नाम लिख दो, तो इस पर क्या एटम बम चला देंगे? ये हालत है पाकिस्तान का। और आप कहेंगे कि नहीं ये तो बिना पढ़े लिखे लोग। एक उनके जनरल थे शाहिद अजीज, जिन्होंने मुशर्रफ साहब की बहुत मदद, नंबर 2 थे मुशर्रफ साहब की क्रांति में। जब मुशर्रफ साहब ने अमेरिकन के साथ मिलकर तालिबान पे जब हमला कर दिया, तो उनको इतनी आत्मग्लानि हुई कि रिटायरमेंट के बाद वो इराक में आईसिस ज्वाइन कर ली, जनरल, नंबर 2 जनरल, और आईसिस ज्वाइन करके वहीं पे लड़ते हुए मर गए। और फिर पाकिस्तान में और उनकी सेना में, दोनों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। अभी आपने बहुत सुना होगा पिज़्ज़ा, जनरल पिज़्ज़ा, आसिफ बजवा बोलते हैं, घर घर चर्चित हो रहे हैं। और जब भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तो उसको छुपाने के लिए धार्मिक चादर उसको बड़ी कन्वीनियंट होती है, पहना दी जाती है, मुल्ला को आगे बढ़ा दो। अब फिर सिविलियन आप नेताओं की बात करती हैं। अब देखिए, उनके मंत्री हैं शेख रशीद, गृह मंत्री नंबर 2 होता है प्राइम मिनिस्टर के बाद।
वो टीवी पे कहते हैं कि अगर मेरी मस्जिद, गांव की मस्जिद का मौलवी कहेगा जिहाद जाओ, तो ये तो मेरा धर्म है, मैं तो जाऊंगा, जिहाद तो मेरा धर्म है। और मदरसों के वो भूले समर्थक हैं और बार बार भारत को छोटे बम की धमकी देते रहते हैं। अरे मैं पूछता हूँ आपसे, अमेरिका के पास 6,500 बम है, रूस के पास 6,500 बम है। आपने कभी अमेरिकी राष्ट्रपति को सुना बम की धमकी देते हुए? पुतिन को सुना बम की देते हुए? चीन के राष्ट्रपति को सुना? भारत को सुना? सिर्फ पाकिस्तान में हर रोज 3 टेलीविजन चैनल पे बम की धमकी दी जाती है। और ये नहीं समझते कि भेड़िया भेड़िया चिल्ला रहे हैं, जिस दिन भेड़िया आ गया उस दिन मुश्किल हो जाएगी। ये समस्या है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में यह धारणा है कि पाकिस्तान का सृजन व अस्तित्व इस्लाम की रक्षा के लिए हुआ है, तो वहाँ का बढ़ता हुआ इस्लामीकरण स्वाभाविक है और वैध भी। क्या यह ठीक नहीं है? नहीं, ये बहुत लोगों को भ्रांति है। ये मीनू जी, बहुत लोगों को भ्रांति है कि पाकिस्तान धर्म की रक्षा, इस्लाम की रक्षा के लिए, ये कोई रक्षा वक्षा के लिए नहीं बनाता। बिल्कुल कोरा सरासर झूठ है। अगर आप पूछे तो इकबाल तो कहते थे, दीने मुल्ला फी सबीउल्लाह फसाद, जिसका मतलब हुआ कि रिलीजन और मुल्ला इज एनार्की इन द नेम ऑफ अल्लाह। तो वो इकबाल का पाकिस्तान ये कैसे हो सकता है? पर तब भी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। हुआ ये था, जब 1857 की क्रांति फेल हो गई और बहादुर शाह जफर को देश से निकाल के रंगून भेज दिया और उनके लड़कों के सिर काट के लाल किले पे टांग दिए, तो बहुत ज़्यादा उन लोगों में दुख हुआ। और वो मुसलमानों ने सोचा कि आज 1707 में औरंगजेब मरा था, तब से 150 साल के अंदर एकदम खत्म हो गए। तो फिर ये जो चिंतन उनके यहाँ शुरू हुआ कि ये क्या हुआ कि हम 150 साल में आसमान से जमीन पे पटक दिए गए। तो इसके 3 विचारधाराएं इसमें निकली। पहली देवबंदी थी, जो बोले कि हम इसलिए पिटे क्योंकि अब हम सच्चे मुसलमान नहीं थे। तो क्या है? सच्चे मुसलमान बनो। सच्चा मुसलमान क्या होता है? तो जो देवबंदी मुल्ला कहेगा। चलिए, एक। दूसरे थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के लिए अंग्रेजों से ज़्यादा नौकरी मांगते रहे सारी जिंदगी। और क्यों मांगते रहे? उन्होंने कहा कि मुसलमान हिंदुओं से अंग्रेजों के प्रति ज़्यादा निष्ठावान है, ज़्यादा लॉयल है, इसके लिए। और जिन्ना तो मुस्लिम लीग के थे, अलीगढ़ वाली सर सैयद अहमद खान की। खैर, तीसरी विचारधारा मैंने आपको बताया, तीसरी विचारधारा थी शिबली की, जिन्होंने आजमगढ़ में कॉलेज बनाया। उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम अंग्रेजी शिक्षा तो लेंगे, पर अंग्रेजी शिक्षा से हम साइंस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, पर हम किसी भी हालत में अंग्रेजी संस्कृति नहीं अपनाएंगे। और तब से मुसलमान इन 3 विचारधाराओं में कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर चलता रहता है। जिन्ना साहब मुस्लिम लीग के थे, जो कि अलीगढ़ वाली थी। तो उनकी जो सारी लड़ाई थी वो तो ये थी कि मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा में सीट दी जाए, जो मुसलमानों के रिजर्व हो, और सिर्फ मुसलमान वोट करके उनको लाएंगे। 1909 में, पर एक बात बताता हूँ आपको, जिन्ना साहब पहला चुनाव लड़े थे 1909 में, और वो कट्टरपंथियों के अगेंस्ट लड़े थे और कांग्रेस की सपोर्ट से लड़े थे। वो कांग्रेस की सपोर्ट के समय तक उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये रिजर्वेशन चाहिए, वो नहीं, इसके तो विरोधी थे। पर जब जैसा कि होता है राजनीति में, चुनाव जीत गए तो उन्होंने उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। तो 1916 में जब कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, उनकी बात मान ली, क्यों गांधी जी नए नए आए थे। उसके बाद वो और गांधी जी और सब सारे मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने लगे। पर थोड़े दिनों बाद कांग्रेस को लगा ये तो हमने गलती कर दी। जब उनको लगा कि हमने गलती कर दी, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उन्होंने कहा नहीं, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। यहीं से जिन्ना और कांग्रेस में मत विभाजन होना शुरू हो गया। जिन्ना साहब कांग्रेस से फिर अलग हो गए। पर गांधी जी का तब तक बोलबाला था, वो पूरे देश में छाए हुए थे, जिन्ना की सुनी नहीं गई। जिन्ना साहब इतने कुंठित हो गए कि 14 साल 1930 में देश छोड़ के चले गए इंग्लैंड वापस, और 4 साल वहीं रहे। और इकबाल के कहने पर 1934 में वापस आए। अगर आप एमजे अकबर की वीडियो देखें या किताब पढ़ें तो वो बताते हैं कि जब वापस आए तो जिन्ना साहब ने बहुत सोचा कि मैं पहले सफल क्यों नहीं हुआ।
तो उन्होंने कहा कि तुम हिंदुओं से पीछे रहोगे, आगे रहोगे, कि जनता को अपना खा पी रहा है मुसलमान, उसको चिंता नहीं है। इसलिए उन्होंने फिर नारा बदला, उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में है। और जब आप ये कह दें कि इस्लाम खतरे में है, फिर तो आप जानती हैं, फिर तो सारे एक हो गए। और इस्लाम खतरे का नारा जिन्ना साहब ने इंग्लैंड से लौट के पहले बार असफलता को बचाने के लिए एक नया हथियार बनाया था, और ये नया हथियार उनका चल गया कांग्रेस के विरोध में। इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान का संरचना किसी धर्म को बचाने के लिए बिल्कुल झूठ है। जिन्ना साहब का सत्ता पाने के लिए एक राजनीतिक हथियार था, सफल था, वो सफल हो गए, कोई बात नहीं, सफल हो गए, अब पाकिस्तान बन गया, खत्म करिए ना इन बातों को। यदि आपके अनुसार पाकिस्तान की संरचना वास्तव में मुसलमानों की आर्थिक व सामाजिक बेहतरी के लिए की गई थी, तब इस्लामिक कट्टरपंथी कब और कैसे पाकिस्तानी सरकार व समाज पर हावी हो गए? नहीं, मेरे ख्याल से मीनू जी, अगर आप ने तस्वीरें देखी हों स्वतंत्रता से पहले की, तो पाकिस्तान और में विशेषतः लाहौर और कराची अविभाजित भारत के बहुत संपन्न और प्रगतिशील हिस्से थे, बहुत फॉरवर्ड एरिया थे। आप देखें, मुंबई से कराची ज़्यादा फॉरवर्ड था, मेरे ख्याल संपन्न भी ज़्यादा था। पर विभाजन के बाद अल्लामा मदूदी की जमात इस्लामी और मौलाना किफ़ायतुल्लाह की जमात उलमाए हिंद दोनों पाकिस्तान चली गई। इनके कट्टरपंथी अनुयायी संख्या में तो बहुत कम थे, पर बहुत समर्पित थे, एकदम टोटली डेडिकेटेड, और जैसे कि होते ही ये लोग। तो इन्होंने ही, मैंने आपको पहले बताया, 1958 में सिकंदर मिर्जा को नाम बदल दिया। सिकंदर मिर्जा ने इस्लामिक रिपब्लिक से पाकिस्तान खाली कर दिया। वो उन्होंने फिर 62 तक लड़ते रहे और वापस इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान करवाया। फिर उन्होंने वही पहले भी कहा था, अहमदियों को मुसलमान गैर मुसलमान घोषित किया। भुट्टो साहब बिल्कुल जिन्ना की कॉपी थे, वो भी बेचारे फंस गए। 1974 में उनके शासनकाल में जब उनकी जब झगड़े कुछ हो गए, उनके विरुद्ध डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, तो वो मान गए अहमदियों को गैर मुसलमान बनाने के, उन्होंने तो इनके घर गए मदूदी के। और फिर तो जियाउल हक आए तो कहने क्या, मदूदी कभी सोच भी नहीं सकते तो जियाउल हक कर गए, हुदूद कानून और बाकी जो था उन्होंने। तो अपने को बचाने के लिए जियाउल हक ने पाकिस्तान को 200 साल पीछे धकेल दिया। फिर आगे अफगानिस्तान की लड़ाई, अमेरिका को चाहिए थे सस्ते सैनिक, तो मुजाहिदीन बिना खाए पिए, बिना तनख्वाह के लड़ने को तैयार, मरने को तैयार, तो कहाँ से मुजाहिदीन पैदा करें? तो सऊदी ने पैसा दे के निरे मदरसे खोले, और मदरसों में खाली वो मुजाहिदीन पैदा करें, और वो जाके रूस वालों से लड़ते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे कट्टरपंथी उस देश के ऊपर हावी होते गए। बाद में जियाउल हक के मरने के बाद नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर आई, पर वो तो डर के मारे उन्होंने ज़्यादा झगड़ा नहीं लिया। बेनज़ीर ने वो 7-8 हज़ार औरतों को जो गलत जेल में डाल रखा था छुड़वा दिया, और ज़्यादा चक्कर नहीं किया, थोड़ा सा कुछ कानून बदला जो कि नवाज शरीफ ने वापस कर दिया। जनरल मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पे और कयानी साहब ने स्वात वैली पे तब टक्कर ली, जनरल मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पे जम के टक्कर ली, तो उस चक्कर में वो बेचारे निकाल दिए गए। तो कयानी थोड़े घबरा गए थे, उन्होंने स्वात वैली पे जब टक्कर ली आतंकियों से, जबकि पाकिस्तानी जनता थक गई थी। और राहिल शरीफ साहब मैं कहूँगा, उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम किया, और ज़रबे अज़्म पर 35,000 करीब उनके सैनिक मर गए। पर वो पाकिस्तान का फाटा एरिया से अफगान के जितने भी वो सारे रेजिडुअल टेररिस्ट थे, उनको उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। पर यहाँ ये अपने को बचाने वालों को तो कर दिया, पर जो भारत के विरोध हाफिज सईद और ये सब थे, इनको पाल के रखा ISI ने। तो वो ISI एक तरह गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट करती रही, इसलिए टेररिज्म खत्म नहीं हुआ, कट्टरपंथी खत्म नहीं हुआ, वो कश्मीर की तरफ आ गए। अब तो किसी में खैर बोलने की हिम्मत ही नहीं है, तो अब तो पाकिस्तान को कट्टरपंथियों के चुंगल से कभी नहीं हटा पाएंगे। क्या पाकिस्तान का बहुसंख्यक शिक्षित व प्रबुद्ध वर्ग, जिसे इंग्लिश में लिबरल एंड एजुकेटेड कहते हैं, कट्टरपंथियों के बढ़ते प्रभाव को रोक नहीं सकता? यह वर्ग बहुसंख्यक होते हुए भी इतना असहाय क्यों हो गया? देखिए, विश्व के हर देश में ये समस्या है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है वो अपने बाल बच्चों को पालने में व्यस्त होता है, नौकरी में, पढ़ाई में, घर बनाने में,
उसके पास गलियों में आंदोलन करने की, गोलीबारी करने की, पत्थरबाजी करने की फुर्सत नहीं है, ना फितरत है। हिटलर भी कभी मेजॉरिटी वोट से नहीं आया था, बिना मेजॉरिटी के वो शासक बन गया था। अफगानिस्तान में तालिबान चुनाव नहीं जीत सकती, पर वो तभी भी काबिज हो जाएगी सत्ता पे। ये कट्टरपंथियों को जो पढ़ा लिखा वर्ग है रोक नहीं सकता, क्योंकि वो लड़ने को तैयार नहीं है। तो इसलिए सिर्फ सेना कट्टरपंथियों को रोक सकती है, जो कि मिस्र में हुआ था। तो पाकिस्तान की आईएसआई और जनरल तो इस समय कट्टरपंथियों के संरक्षक है, पोषक है। जनरल मुशर्रफ ने अभी 2 साल पहले तो ओसामा और हाफिज को हीरो करार कर दिया था। तुर्की में सेना ने क्रांति की कोशिश की, जनता टैंकों के सामने लेट गई। पाकिस्तान की जनता ये नहीं करने जा रही, वो अपने भविष्य के प्रति सचेत नहीं है। तो आज तो पाकिस्तान की ये हाल है कि 2000 लोगों की भीड़ ने पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर को सड़क पे उससे इस्तीफा ले लिया। उनके माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर शहबाज भट्टी को मार दिया, गोली मार दी। तो इन हालात में 1970 की ही मैं आपको बताता हूँ, जो ब्लास्फेमी लॉ है, जो कि मौत जिसकी सजा है, 1970 से पहले वो आईपीसी जैसे हमारी होती है, उनके यहाँ पीपीसी बोलते हैं, उसका पार्ट नहीं था। 1970 में पहली बार ब्लास्फेमी लॉ को दंड संहिता में जोड़ा गया, और 1986 से पहले 47 से 1986 तक कुल 14 बार ब्लास्फेमी के केस हुए, मुकदमे, और 1987 से 2014 तक 1300 लोगों को इसमें लपेट लिया, और अधिकांश गैर मुस्लिम थे। 17 को फांसी की सजा मिल चुकी है, जो कि अभी हुई नहीं हुई, और 50 लोग की मुकदमे के दौरान पहली मर्डर कर दिया। एक बड़ी खराब घटना थी, डॉक्टर सज्जाद फारूक थे, उनको पत्थर मार मार के मार दिया और लाश को मोटरसाइकिल से गलियों में घसीटा। क्यों? क्योंकि किसी ने मस्जिद में ये कह दिया कि एक ईसाई ने कुरान फाड़ दिया है। किसी ने ये नहीं पूछा कि सज्जाद मुसलमान है कि ईसाई, बेचारे मुसलमान थे, ईसाई समझ के ही मार दिया। तो ये इस देश में आज पाकिस्तान के 62% लोग, एक सर्वे हुआ है, वो ये मानते हैं कि अगर मुसलमान इस्लाम छोड़े तो उसको मार देना चाहिए। इस्लाम अगर आप छोड़ेंगे आपको मौत की सजा मिल जानी चाहिए, 62% लोग मानता है। 87% लोग ये मानता है कि वो पहले मुसलमान में बाद में पाकिस्तानी। इंडोनेशिया में ये सिर्फ 36% मानते हैं, बांग्लादेश में 36% मानते हैं। पाकिस्तान एक अनूठा देश बन गया है। इसका कारण ये है कि जिया के काल में शुरू में कुल 893 मदरसे थे, बाद में इनकी आधिकारिक संख्या तो 2800 हो गई, पर इनफॉर्मली कहते हैं 12000 मदरसे हैं। तो ये सारे आतंक का गढ़ है। आज 67% लोग ज्यादा इस्लामीकरण मांग रहे हैं। तो अहमदियों के बाद अब सूफियों की बारी आ गई है। वहां पे टीटीपी और सुन्नी उग्रवादी जो है, उन्होंने लाहौर के दाता दरबार पे हमला कर दिया, कराची में कर दिया, बलूचिस्तान, पेशावर में सूफियों पे हर जगह हमले हो रहे, बरेलवियों पे होने, और ज़कात पे तो शिया सुन्नी का इतना झगड़ा हुआ कि 100-125 आदमी शायद मर गए थे वहाँ पे। तो ये अंतर्विरोध, अब पाकिस्तान कभी इकबाल और जिन्ना का पाकिस्तान नहीं बनने जा रहा। ये सामान्य राष्ट्र भी अब नहीं बनेगा। सत्ता के लालच में तुर्की की तरह यहाँ कोई कमाल पाशा भी नहीं पैदा होगा। ये इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये एक आतंकी देश बनेगा और धीरे धीरे आतंक की तरफ बढ़ता जाएगा। यदि आपकी सब बातें मान भी ली जाए तो भी परमाणु बम तो एक पूरी बेहद जटिल टेक्नोलॉजी है। जिहादी या सुसाइड बम्बर तो अजमल कसाब की तरह बिना पढ़े लिखे नौजवान होते हैं। वह विदेश में जाकर कैसे परमाणु बम फोड़ लेंगे? नहीं, बाकी बातों की तरह ये भी आप जो कह रही है वो भ्रम ही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। 2007 में ग्लासगो एयरपोर्ट पे जिसने बम की चलाया था, उसका नाम था बिलाल अब्दुल्ला। वो इंग्लैंड में पढ़ा हुआ डॉक्टर था, पाकिस्तानी था, इंग्लैंड में पढ़ा हुआ डॉक्टर था। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर जो बम फोड़ने की कोशिश कर रहा था फैजल शहजाद, वो पाकिस्तानी एयर मार्शल का लड़का था और MBA पास था। और एक मशाल खान लड़का था जिसको शायद वो बच्चा खान यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ लड़कों ने पीट पीट के मार दिया यूनिवर्सिटी के अंदर। डेनियल पर्ल जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था जिसने उसका गला काटा, उमर सईद शेख, वो इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ता था, बाद में छोड़ दी, पाकिस्तानी।
ओसामा बिन लादेन एक सिविल इंजीनियर था। इसलिए टेक्निकली ट्रेंड आतंकवादी पाकिस्तान में बम फोड़ने के लिए बड़े आराम से मिल जाएंगे। वो मत सोचिए कि टेक्निकली अजमल कसाब नहीं होते, वहाँ नेरे मिल जाएंगे। तो उपाध्याय जी, अंत में ये बताएं कि विश्व की शांति की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। ये बड़ा आपने कठिन सवाल पूछ लिया। देखिए, अब मेरे विचार से पाकिस्तान के समाज को बदला नहीं जा सकता। इसके लिए अब उनके परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करना ही एकमात्र समाधान रह गया है। नहीं हो तो ध्वस्त तो कम से कम उनके छोटे बमों को निष्क्रिय कर दे, अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल में ले ले, या निष्क्रिय करके सिविलियन को ही उनके यहाँ रख दे, फ्यूज निकाल के बाकी बम दे दें, फ्यूज को खाली अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल में ले ले। नहीं तो अगर ये सब नहीं किया और जल्दी नहीं किया तो पाकिस्तान सारे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है। और मेरे ख्याल से विश्व के समाज को, पूरे विश्व को, पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी टैकल करना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। धन्यवाद। इसके साथ ही हम इस एपिसोड के अंत पर आते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें भविष्य में आपकी पसंद के कार्यक्रम लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।